तो आज हम लोग सर्कल के बारे में पढ़ने वाले हैं। और सर्कल हम लोग जो है बहुत ही लोअर क्लास से सर्कल के बारे में बेसिक जानते हैं। हम लोग वृत्त के बारे में हम लोग ड्राइंग के रूप में भी बनाते हैं, लेकिन इनसे जुड़ी कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग शायद उस समय नहीं जानते थे, लेकिन अब जो है इसके बारे में सीखने की ज़रूरत है। तो जैसा कि देखिए, सर्कल का परिभाषा हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं कि एक बंद वक्र जिसके परिपथ की दूरी एक निश्चित बिंदु से प्रत्येक दिशा में समान होती है। जैसे देखिए, एक सर्कल होगा तो एक निश्चित दूरी जो है, यानी कि इस बिंदु से आप जो है इस सर्कल के, इसको परिपथ कहा जाता है। तो आप इस परिपथ की दूरी करेंगे, चूँकि ये फ्री हैंड डायग्राम है, तो आप जो जब डायग्राम जो है प्रॉपरली बनाएंगे तो आप देखेंगे कि इस बिंदु से किसी भी डायरेक्शन में आप एक लाइन खींचेंगे तो आप उसकी दूरी हमेशा क्या पाएंगे, बराबर पाएंगे ना। तो ये दूरी जो कहना, इस दूरी को हम लोग मैथमेटिकली यहाँ पे वृत्त के अंदर नाम देते हैं त्रिज्या ना। कि सेंटर से, जो केंद्र बिंदु है, सेंटर से हम लोग एक लाइन लेते हैं किसी भी एक दिशा में, तो उस सेंटर से खींचा गया लाइन जो होता है वृत्त का त्रिज्या कहलाता है ना। और इसी को अगर इस सेंटर से यहाँ तक इसी संरेख होते हुए आप यहाँ तक टच कर दें तो ये पूरा व्यास कहलाएगा ना। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल देख सकते हैं कि त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा होगा, या फिर कह सकते हैं कि व्यास जो होगा वो त्रिज्या का दुगना होगा। तो इतनी सी बात तो हम लोग बहुत पहले से जानते हुए आ रहे हैं। तो चूँकि हम लोग जो है वृत्त टॉपिक जो है वो क्लास 10 के अंदर पढ़ रहे हैं, तो ये सब बात बताना इस सब पर ज़्यादा उचित नहीं होगा। और आप 10 के अंदर जो है वृत्त से संबंधित दो टॉपिक, आप दो चैप्टर आप पढ़ेंगे। एक है वृत्त, जिसमें आप स्पर्श रेखा को अध्ययन करेंगे, और एक होता है वृत्त का क्षेत्रफल, जो हम लोग आगे छायांकित भाग जो होता है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सीखेंगे। तो हम लोग बाद में लेंगे। आज जो हमारा सब्जेक्ट जो है वो वृत्त के स्पर्श रेखा पर निर्भर करेगा। तो पहले कुछ बेसिक चीज़ों जान करके हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो यहाँ पे एक बात हमने लिखा है कि वृत्त की पहचान उसका केंद्र बिंदु होता है। तो ये भी बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है 10 के अंदर लेकर के, शुरू में बताया जाता था ये चीज़ें। 10 में आप ऑब्वियसली जो है इस बात को कई बार सुन चुके होंगे, फिर भी एक बार हमने दोहराया कि वृत्त की पहचान उसका केंद्र बिंदु होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ वृत्त से जुड़ी बातें लिखी हुई हमने कि एक वृत्त में क्या क्या होता है। तो एक वृत्त में समान लंबाई की अनंत त्रिज्याएं होती हैं। ऑफ कोर्स आप इस वृत्त में कोई भी वृत्त लीजिएगा तो आप कहीं भी त्रिज्या खींच सकते हैं और अनंत त्रिज्या खींच सकते हैं, लेकिन उसमें कॉमन क्या होगा, उन अनंत त्रिज्या में कॉमन यही बात होगा कि सभी त्रिज्या समान लंबाई की होंगी। ठीक है ना। तो ये हो गया। इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है कि अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं। देखिए वृत्त में जीवा का निर्माण कैसे होता है, तो आप जीवा जो है ऐसे कर सकते हैं। देखिए ये एक वृत्त है आपका, है ना, ये केंद्र बिंदु हो गया। अब जो है केंद्र से हट करके एक लाइन हम लोग खींच लेते हैं, तो ये जो है जीवा कहलाता है ना। तो इस तरह से आप इसमें भी अनंत खींच सकते हैं, लेकिन एक बात आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जीवा जो है वो त्रिज्या की तरह समान लंबाई का नहीं है ना। और एक बात और नोट करिएगा कि देखिए हम लोग जैसे हमने कहा केंद्र से हट करके, हम केंद्र से होकर के भी जा सकते हैं, ये भी जीवा हो सकता है, लेकिन केंद्र से होकर गुजरने वाली जो जीवा होता है वो वृत्त का व्यास कहलाता है। ठीक है, ये भी बात जानते होंगे आप लोग। तो वृत्त का व्यास हम लोग किसे कहते हैं, तो कि वह जीवा जो केंद्र से होकर के गुजरता है तो वह जीवा वृत्त का व्यास कहलाता है। और यहाँ से भी एक बात और बोली जाती है कि वृत्त का सबसे लंबा जीवा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर एक जीवा की माप जो है बदलते हुए दिखाई दे रहा है ना। तो सबसे लंबी जो जीवा होती है वो वृत्त का व्यास ही होता है ना। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि सबसे लंबी जीवा वृत्त में कौन होता है, तो खुद उसका व्यास होता है। ठीक है ना। और चलिए अब इसी में हम आगे पॉइंट पे चलते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जीवा की लंबाई जो है निरंतर घट रही है, बढ़ रही है, तो इसके बारे में एक पॉइंट लिखा गया है कि केंद्र से समान दूरी पर खींचा गया दो जीवा की लंबाई समान होता है। सही है। देखिए कह रहा है कि केंद्र से जो है समान दूरी पर, जैसे कि हम यहाँ पे छोटा सा फिगर बना के दिखाए हैं कि जैसे केंद्र है, केंद्र से एक निश्चित दूरी आर हमने ले लिया, तो आर दूरी पर एक हमने जीवा ए बी खींचा, और वही केंद्र से आर ही दूरी पर हमने एक जीवा सी डी खींचा। आर आप कुछ भी कह सकते हैं, जैसे 2 सेंटीमीटर पर इधर भी खींच दिया, 2 सेंटीमीटर पर इधर भी खींच दिया। तो समान दूरी पर दो जीवा जब खींचे जाते हैं, चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो, आप इस डायरेक्शन में भी खींच सकते हैं, तो दोनों जीवा की लंबाई बराबर होगा। ये देखिए है ना, ऐसे आप यहाँ पे देख रहे थे कि जीवा की लंबाई घटती बढ़ती जा रही है, लेकिन केंद्र से अगर समान दूरी पर खींचेंगे तो उन दोनों जीवा की लंबाई बराबर पाएंगे। ठीक है। एक बात और इसमें कहा गया है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित है ना, मैथमेटिकल वर्ड है, इसका मीनिंग आप जानते हैं कि उस जीवा को दो बराबर भागों में बांटना। जैसा कि देखिए हमने एक यहाँ पे बनाया हुआ है, वृत्त के केंद्र से हमने इस जीवा पर एक लंब डाला, लंब की पहचान देखिए, है ना। तो होगा क्या, यहाँ पे जब लंब आएगा
तो आप यहाँ पे इस जीवा को 2 बराबर भागों में बढ़ते हुए देखेंगे। जैसा कि जितना माप AC का होगा उतना ही माप आपका BC का होगा। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि अगर OC जो है, देखिए OC ये जो है लंब अगर होगा AB पर, तो इस प्रकार यहाँ पे AC जो है BC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर लंब होगा तभी सत्य है। अगर वृत्त से के केंद्र से किसी भी तरह का आप लाइन खींचते हैं तो बराबर नहीं होगा, समद्विभाजित नहीं होगा, लेकिन अगर लंब खींचते हैं तो समद्विभाजित होगा। तो क्योंकि हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि इससे उल्टा भी पूछा जाता है कभी कभी कि अगर वृत्त का केंद्र से एक रेखा खींची जाए जो कि आपको जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो वो रेखा कैसा होगा, तो कैसा होगा, तो लंब होगा, है ना। और तो कहने का मतलब है कि अगर लंब होगा तो समद्विभाजित करेगा और समद्विभाजित करेगा तो लंब होगा। ठीक है ना, तो ये बात। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे वृत्त की कुछ फार्मूला की आवश्यकता तो आपको नहीं थी, फिर भी हमने लिख दिया, शायद यहाँ पे जरूरत पड़ जाए। कहता है कि वृत्त की परिधि 2πr आप जानते हैं, वृत्त का व्यास 2r के रूप में त्रिज्या का दुगुना होता है, क्षेत्रफल πr² होता है ना। एक यहाँ पे छूटा हुआ पॉइंट था जो हमने लास्ट में नोट किया कि वृत्त का निर्माण कैसे होता है। तो 3 असंरेख बिंदु से ना, 3 असंरेख बिंदु जो है कहीं पे भी, जैसे इस तरह से हमने बैठा लिया। अभी 3 असंरेख बिंदु से आप वृत्त का निर्माण कर सकते हैं। कैसे होता है वृत्त का निर्माण, ये आपको प्रमेय के रूप में भी पढ़ना है ना। 3 मान लीजिए कि यहाँ पे बिंदु है, ठीक है, 3 असंरेख बिंदु है। तो ये 3 असंरेख बिंदु से, क्योंकि असंरेख कहना जरूरी है क्योंकि अगर सीधा रहेगा तो आपको वृत्त का निर्माण नहीं होगा। सीधा रहेगा संरेख तो एक लाइन यानी रेखा का निर्माण हो जाएगा, वृत्त का निर्माण नहीं होगा। तो 3 असंरेख बिंदुओं से एक वृत्त का निर्माण होता है। कैसे होता है आगे हम लोग कंस्ट्रक्शन में सीखेंगे, अभी हम लोग इसको हाइड करते हैं। सिर्फ याद रखें 3 असंरेख बिंदुओं से एक वृत्त का निर्माण होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, यहाँ पे हमने लिखा कि वृत्त में रेखाओं संबंधित 2 प्रकार के रेखा खींचे जाते हैं। देखिए यही सब आपको ज़्यादातर पढ़ना है। ये आपका जो है सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बातें लिखे गए हैं। हम लोग जब यहाँ पे रेखा का अध्ययन करेंगे तो वृत्त में 2 प्रकार से रेखा का आपको अध्ययन दिया गया है। एक छेदक के बारे में कहा गया है और एक स्पर्श रेखा के बारे में कहा गया है। छेदक का सिर्फ परिभाषा जानना है, उसकी पहचान याद रखना है, इस पर कोई मैथ आपको नहीं बनता। लेकिन स्पर्श रेखा को जानना है, समझना है और इस पर मैथ भी आपको बनाना है, तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट यही रहेगा। लेकिन छेदक को भी एक बार में जान लेना है आपको। छेदक किसे कहते हैं, कहता है जो वृत्त को, है ना, मतलब जो रेखा यहाँ पे चली छूटा हुआ है, कह रहा है जो रेखा वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे उसे छेदक कहते हैं। जैसे देखिए ये हमारा छेदक है ना, ये हमने वृत्त को क्या कर दिया है, 2 बिंदु से एक लाइन आया और ये 2 बिंदु को प्रतिच्छेद करते हुए आगे निकला। तो ये जो लाइन है, इस लाइन को कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, एल जैसे हमने दे दिया। तो एल जो रेखा हो गया वो आपका छेदक रेखा है। ठीक है, बस ये जानना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको कभी कभी यहाँ से बनते हैं कि वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा कहलाता है। आपके ऑप्शन में रहेंगे स्पर्श रेखा, छेदक, है ना, स्पर्श बिंदु और भी कुछ है, तो आप वहाँ पे छेदक टिक आउट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए छेदक के बारे में आपको जानना जरूरी था। चलिए अब जो है स्पर्श रेखा के बारे में, इस पर आपको ज़्यादा ख्याल रखना है क्योंकि इस पर मैथ बनता है और आगे जब कंस्ट्रक्शन सीखेंगे तो कंस्ट्रक्शन में स्पर्श रेखा का भी बहुत आपका यूज है। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि वृत्त के किसी एक बिंदु पर, है ना, ठीक है। जैसे हमने छेदक के बारे में क्या बताया कि वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। ये जो स्पर्श रेखा है वृत्त के किसी भी एक बिंदु पर स्पर्श करता है, प्रतिच्छेद नहीं करता, स्पर्श करता है। ठीक है ना, तो जैसा कि हम लोग देखिए यहाँ पे बताए हुए हैं, जैसे ये वृत्त है, ये देखिए ये सब सारे जो हैं ये सब स्पर्श रेखा जो किसी एक बिंदु पर ही स्पर्श कर रहे हैं। ये रेखा यहाँ पे, ये रेखा यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, ये रेखा यहाँ पे, तो ये सारे के सारे स्पर्श रेखा हैं। ठीक है, तो ये स्पर्श रेखा हो गया। अब देखिए इनके बारे में कुछ पॉइंट्स जो लिखा गया है, आपको कह रहा है कि एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। सही है, यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चन आपको, ये दोनों ही पॉइंट्स आपको बनते हैं, है ना, देखने में सेम लगते हैं लेकिन आपको याद रखना होगा, बारीक पकड़ना होगा। हमने क्या कहा कि एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे खींचा हुआ भी है, यहाँ से खींच दिया, यहाँ से खींच दिया, यहाँ से, चाहे तो इसमें और भी खींच सकते हैं हम लोग, यहाँ से खींच दिए स्पर्श करते हुए मान लीजिए, है ना, और चाहे तो अगर हम लोग यहाँ से कर दिया स्पर्श करते हुए, ठीक है ना, इधर कर दिया, यहाँ स्पर्श कर रहा है, तो ठीक है, बहुत सारे अनंत रेखा खींचे जा सकते हैं। लेकिन इन्हीं को जब एक बाहा बिंदु, जैसे कि देखिए यहाँ पे है, इस बाहा बिंदु से इस वृत्त पर अगर स्पर्श रेखा खींचना है तो सिर्फ और सिर्फ 2 खींचे जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमने एक इधर खींच दिया और एक इस ओर खींच दिया, 2 ही, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, तो वही कहा कि किसी बाहा बिंदु से एक वृत्त पर सिर्फ 2 स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे, अगर कोई बिंदु का आपको वहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, केवल कह दिया कि वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींचे जाएंगे तो अनंत, लेकिन किसी बाहा बिंदु से कितने खींचे जाएंगे तो 2।
ठीक है ना। और यहाँ पे हमने बगल में लिखा हुआ है कि पी ए बराबर पी बी, मतलब यहाँ पे देखिए एक ये स्पर्श रेखा जो है पी ए है और ये स्पर्श रेखा क्या है, पी बी है ना, जा करके तो मैथमेटिकली आप हम लोग इसको प्रूव भी करेंगे आगे। मैथमेटिकली क्या होता है कि पी ए की जितनी लंबाई होती है उतनी ही पी बी की लंबाई होती है, ठीक है ना। एक बात और देखिए, जहाँ पे ये टकराता है आपको पूरी लेंथ नहीं लेना है इधर तक, आपको जहाँ पे टकराता है वहीं पे रेखा को हम लोग इंड करते हैं और वहीं से हम लोग मतलब रखते हैं, और जहाँ पे टकराया उसको कहते हैं, उस बिंदु कहते हैं स्पर्श बिंदु ना, स्पर्श बिंदु, ठीक है। ये स्पर्श बिंदु है, ये स्पर्श बिंदु है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए, चलिए आते हैं, तो कहता है कि वृत्त के अंदर बिंदु से शून्य स्पर्श रेखा, देखिए मतलब कि देखिए बाहर कोई बिंदु नहीं था तो वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते थे, बाहर एक बिंदु दे दिया तो 2 खींच लेंगे, अगर अंदर दे दिया तो कितना खींचेंगे, तो अंदर से कोई स्पर्श रेखा नहीं खींचा जाता ना, तो वहाँ पे इसलिए हमने शून्य लिखा है, शून्य मतलब कुछ नहीं है ना, ठीक है। चलिए इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा कि स्पर्श रेखा जहाँ वृत्त को स्पर्श करता है स्पर्श बिंदु कहलाता है। ये छूटा हुआ था, उधर ही आना चाहिए था ये पॉइंट, लेकिन छूट गया, तो यहाँ पे हमने एडजस्ट किया कि स्पर्श रेखा, जैसे देखिए ये स्पर्श रेखा जहाँ वृत्त को यह स्पर्श करता है उस बिंदु को हम लोग स्पर्श बिंदु बोलते हैं। इससे भी ऑब्जेक्टिव कभी कभी बनते हैं, याद रखेंगे परिभाषा, ठीक है। तो ये इतने पॉइंट हो गए। अब हम लोग कुछ इसका प्रमेय देखते हैं। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय कहता है कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर सदैव लंब होती है, ध्यान रखें। देखिए ये स्पर्श हमने रेखा खींचा जहाँ पे एन जो है इस वृत्त को स्पर्श किया, जो हाँ यह स्पर्श बिंदु होगा, यहाँ से हमने एक त्रिज्या निकाला, तो ये आप क्या देखेंगे कि आपका जो ये त्रिज्या है ये स्पर्श रेखा पर हमेशा लंब होगा। साइड में हमने लिखा है कि ओ एन जो है वो आपका ए बी पर लंब होगा, ठीक है ना। इस पर बहुत सारे आपको आगे के प्रमेय भी साबित होंगे, तो याद रखेंगे कि आपका त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर सदैव लंब होता है, ठीक है ना। अब देखिए आगे का प्रमेय जो है इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना, इस पर डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा, देखिए कहता है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचे गए दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, जो हमने पीछे बताया कि जैसे देखिए ये जो है पी ए स्पर्श रेखा खींचा, पी बी आप जानते हैं बाह्य बिंदु से 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो ये दोनों हमने खींचा हुआ है, ठीक है ना। अभी इस पर लाइन पर ध्यान मत देंगे, ये हमने बाद में किया है, अभी सिर्फ ये ध्यान देंगे कि पी ए है और पी बी है, ठीक है ना। तो दोनों की लंबाई बराबर होती है, ये प्रमेय में कहा गया। साबित कैसे करेंगे, तो देखिए साबित करने के लिए हम लोग 9th क्लास में एक आपको सर्वांगसम पढ़ना था, जो 2 त्रिभुजों की सर्वांगसम, जहाँ पे आप सर्वांगसम करने की 4 विधियाँ जानते थे, जैसे एस 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 है ना, एस ए एस है ना, और फिर ए एस ए, और एक था आपको आर एच एस। तो वहाँ पे क्या था कि सर्वांगसम में जानते हैं कि किसी 2 त्रिभुज के है ना संगत जो भुजाएं हो समान हो, तीनों भुजाएं समान हो तो सर्वांगसम होंगे, अगर 2 भुजा और एक कोण समान हो तो सर्वांगसम होंगे, और 2 एंगल और एक भुजा समान हो तो सर्वांगसम होंगे। और ये था आपको स्पेशल समकोण त्रिभुज के लिए कि जहाँ पे कर्ण और एक भुजा समान होंगे तो आपको दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम का अर्थ क्या होता है कि सर्वांगसम ने सभी अंग बराबर, अगर 2 त्रिभुज सर्वांगसम हैं आपने साबित कर दिया तो उसके दोनों त्रिभुज के प्रत्येक अंग एक दूसरे के बराबर होंगे। संगत अंग कह सकते हैं, संगत अंग जो होते हैं, संगत भुजा जो होते हैं या संगत कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पे चलिए वापस आते हैं, तो हमने ये त्रिभुज को देखिए यहाँ पे क्या किया हमने कि पहले साबित करने के लिए पी और पी बी बराबर है कि नहीं, तो एक रचना किया यहाँ पे पहले ना कि पी ओ को जो है मिला दिया, वहाँ पे हम लिखा भी है कि ओ पी को मिलाया, ठीक है ना। क्या हो गया, ओ पी को मिलाने से 2 त्रिभुज ये बन गया, ठीक है, 2 त्रिभुज बना, एक त्रिभुज का नाम हो गया ओ ए पी, एक त्रिभुज का नाम होगा ओ बी पी। तो देखिए हम लोग ये दोनों को सर्वांगसम करने की कोशिश करते हैं, तो देखिए क्या पाएंगे आप, क्योंकि देखिए इस त्रिभुज का जो आपका ओ ए है और इस त्रिभुज का जो ओ बी है वो दोनों बराबर होगा, क्योंकि एक ही वृत्त के 2 त्रिज्याएं हैं, और आपको हमने पीछे बताया कि एक वृत्त में चाहे जितने त्रिज्या खींच लें सभी बराबर होते हैं, समान लंबाई का अनंत त्रिज्याएं आप खींच सकते हैं ना। तो यहाँ पे ओ ए और ओ बी जो है एक ही वृत्त के दोनों त्रिज्या हैं, तो दोनों बराबर होंगे, तो ये एक बराबर मिल गया, ठीक है। इसके बाद अभी प्रमेय में हमने ये बताया कि त्रिज्या स्पर्श बिंदु पे लंब होता है, तो देखिए ये भी त्रिज्या है तो स्पर्श बिंदु यहाँ पे लंब होगा, यानी 90 डिग्री बनेगा, तो ये भी त्रिज्या है और ये भी स्पर्श बिंदु है, यहाँ पे बिंदु है तो ये भी लंब होगा। तो ये दोनों आपको देखेंगे, यानी कि इस तरह से हमको एंगल मिल गया कि ओ ए पी और ओ बी पी ये दोनों बराबर होंगे, दोनों किस रूप में बराबर होंगे, 90 के रूप में, दोनों 90 हैं, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है ये बराबर होंगे, ठीक है।
साथ में आप देख रहे हैं कि ओपी जो है वो इस ट्रेंगल में भी है और इस ट्रेंगल में भी, तो ओपी उभयनिष्ठ हो गया। तो ओपी को हमने बोला कि ओपी बराबर ओपी। तो इस प्रकार से हम लोग 9th में भी करते थे, यहाँ पे हम लोग किया। तो क्या पाएंगे कि हम लोग देख रहे हैं कि इसके दो भुजा बराबर हो गए और एक कोण बराबर हो गया। तो दो भुजा और एक कोण बराबर मतलब कि दो भुजा बराबर और एक कोण बराबर, तो ए से एस की मदद से हमारा ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। तो जब सर्वांगसम हो गया तो इसका जो ओ ए होगा वो ओ बी के बराबर होगा, जैसा कि हमने ऊपर लिखा हुआ भी है। इसका जो ए पी होगा वो बी पी के बराबर होगा। यही हमको सिद्ध करना था कि पी ए बराबर पी बी। तो ये हमारा सिद्ध हो गया। सी पी सी टी लिखा जाता है नहीं, कॉन्ग्रेंस कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेस ट्रेंगल से ना इसका फुल फॉर्म होता है। तो इस तरह से हमारा ये साबित हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसका मैथ में बहुत ज़्यादा यूज करेंगे। जब मैथ बनाएंगे तो हम बहुत ज़्यादा यूज करेंगे। ध्यान रखेंगे कि किसी बहा बिंदु से खींचा गया। अब प्रमेय को जरूर रिवीजन कर लेंगे, कभी कभी पूछता भी है 2 नंबर में आपको साबित करने के लिए। बाद बाकी आपको जो ऑब्जेक्टिव हो गया और अन्य तरह के जो मैथ हो गए वो बनाए जाते हैं इस पर कि वृत्त के दोनों स्पर्श रेखा बराबर होते हैं, इस पर मैथ आते हैं, तो याद रखेंगे। ठीक है, एक और है हमारा कि केंद्रीय कोण, प्रमेय के रूप में इसको काउंट करेंगे हम लोग कि केंद्रीय कोण तथा स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 180 डिग्री होता है। क्या मतलब है? कहता है केंद्रीय कोण, देखिए ये जो वृत्त का त्रिज्या है तो यहाँ पे केंद्र पे बना गया कोण केंद्रीय कोण हुआ। अब ये दोनों देखिए स्पर्श रेखा है, तो इन दोनों स्पर्श रेखा के बीच यहाँ भी कोण बन रहा है, तो ये कोण के बारे में बताएगा। तो यही बताएगा केंद्रीय कोण और ये स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, ये दोनों को जोड़ेंगे तो सदैव 180 पाएंगे। ये नियम है, ठीक है ना, फिक्स है। कैसे नियम है इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं। तो देखिए हमने प्रूफ में लिखा हुआ है कि एंगल ये 3 लेटर में लिखा, फिर 1 लेटर में, एक दोनों एक ही बात है। एंगल पी प्लस एंगल ओ जो है 180 के बराबर होगा। ये कैसे होगा देखिए, तो हम लोग चूंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे रचना जो है पूरा रचना के देखिए, तो पी ए ओ बी क्या है, चतुर्भुज है ना। और हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो ये हमने लिखा कि पी ए ओ बी एक चतुर्भुज है, इसलिए इसके चारों एंगल का मान 360 के बराबर होगा, है ना। और जो हमने फर्स्ट में प्रमेय बताया कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, तो उसका हम लोग यूज किए कि देखिए यहाँ पे एंगल ए जो है, देखिए क्योंकि एंगल ए क्या है, स्पर्श बिंदु है ना। अब ये त्रिज्या है तो यहाँ पे तो 90 बनेगा ही, और साथ में बी पर भी 90 बनेगा कि भी स्पर्श बिंदु है, त्रिज्या के लंब होगा तो 90 होगा। तो ये दोनों तो 90-90 हो गए, तो ये हमने ए पर 90 और यहाँ बी पर 90 बैठा दिया, साथ में ओ और पी को छोड़ दिया। तब क्या देखेंगे, एंगल ओ और पी को ले लीजिए और बाकी 90-90 180 जाके 360 में से घट जाए तो क्या गया, 180 आ गया। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि आपका केंद्रीय कोण और दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण का योग सदैव 180 होता है। इस पर भी मैथ आपको बनाए जाते हैं। तो आज का हमारा यहाँ तक टॉपिक था। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर पे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन को हम लोग लेकर के नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। ये प्रमेय आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेंगे और ये ध्यान रखेंगे। और तब तक मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा,